अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो सीआरपीसी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि किसी भी लॉ एस्पायरेंट के लिए समझना और सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पेपर्स के लिए बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो उसके बाद असल सच्चाई तक पहुंचने का सफ़र कैसे शुरू होता है? तो बेसिकली आज का टॉपिक यही है जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन ही ये सफ़र कहलाता है जिसे हम तफ्तीश कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन यानी कि तफ्तीश से मुराद वो मुनज़्ज़म अमल है कि जिसके ज़रिए पुलिस अफसर जो है वो किसी भी जुर्म के बारे में शवाहिद इकट्ठे करता है, यानी कि एविडेंस कलेक्टिंग, और ये जानने की कोशिश करता है कि जुर्म हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो किसने किया है। और ये कब होता है जी? ये होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के इंदराज के बाद, यानी कि जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद पुलिस जो है ये इन्वेस्टिगेशन तहकीकात का तफ्तीश का सफ़र शुरू करती है। और इसके बाद क्या होता है, जब ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है तो ये रिपोर्ट बनाती है, एक रिपोर्ट बनाती है, उसमें सारा लिखती है कि उसने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, और वो किसको देती है जी? मजिस्ट्रेट को। जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट होता है उसको वो रिपोर्ट दी जाती है और उसके बाद अदालत में जाके ये सफ़र ख़त्म होता है। तो दोस्तों, सीआरपीसी के जो सेक्शन है ना 156 से 173 तक जो रेलिवेंट सेक्शन है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं। और इसका बेसिक मकसद भी यही है कि तफ्तीश का मकसद ये होता है कि पता लगाया जा सके ना कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो मुजरिम कौन है। इसको एक मिसाल से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें अली नामी शख्स पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है जी कि उसकी एक मोटरसाइकिल घर के बाहर से चोरी हो गई है। अब सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, ठीक है, जो कि हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है सेक्शन 154 एफआईआर पर, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। फिर एफआईआर रिकॉर्ड होने के बाद तफ्तीश शुरू होती है, जो आज का हमारा टॉपिक है। पुलिस मौका पर जाती है, पड़ोसियों से पूछती है जी, चेक करती है, सबूत तलाश करती है, सबूत में सीसीटीवी आ जाता है, और अगर दूसरे शवाहिद से पता चलता है कि बिलाल ने मोटरसाइकिल जो है वो चोरी की तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। अब बिलाल वो शख्स है कि जिसने मोटरसाइकिल चोरी की, कहाँ से पता लगा? वहाँ पे मौजूद एविडेंस से। और सेक्शन 173 के तहत मजिस्ट्रेट को चालान जमा करवा देती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन की, एक सस्पेक्ट था यानी कि जिस पे शुबा था उसको हमने पकड़ लिया। इसकी रिपोर्ट बनती है जिसको चालान कहते हैं, और वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो मजिस्ट्रेट को चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन इन्वेस्टिगेशन यानी कि तफ्तीश में वो तमाम कार्रवाइयाँ शामिल हैं जो कि पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट के हुक्म से कोई शख्स शवाहिद इकट्ठे करने के लिए करता है, ठीक है। तो जनरली ये जो है वो तमाम एविडेंस कलेक्टिंग का प्रोसेस है जिसे हम इन्वेस्टिगेशन का नाम देते हैं। रेलिवेंट सेक्शंस की बात कीजिए तो मैं बता चुका हूँ आपको कि 156 टू 173 सीआरपीसी ये तमाम दफ़ात जो हैं वो तफ्तीश के मुख्तलिफ मराहिल को बयान करते हैं, ठीक है। बेसिकली 6 तरह की जो है ना स्टेजेस आती हैं इन्वेस्टिगेशन में। पहली ये है कि पुलिस मौका पर जाती है, दूसरा हक़ाइक़ और हालात का तयन करती है, तीसरी चीज़ मुलजिम की तलाश और उसकी गिरफ़्तारी, और चौथी जो एविडेंस का कलेक्शन है उसको इकट्ठा करना, सारा देखना, शवाहिद का हसूल, और उसके बाद गवाहान का बयान जो मौके पर मौजूद होते हैं, और लास्ट में जी चालान बन जाता है और वो मैंने आपको बताया मजिस्ट्रेट को चला जाता है। अब हम इसको जो है ना सेक्शन वाइज जो है इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं। सेक्शन 156 सीआरपीसी का कहता है कि पावर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल केसेस, ठीक है जी, यानी कि पुलिस को काबिल दस्तंदाजी जुर्म जैसे कत्ल, चोरी, डकैती की तफ्तीश के लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। कोग्निजेबल ऑफेंस का मैंने आपको बताया था, वो ऐसे जुर्म होते हैं कि जिसके अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बहुत सवीर किस्म के ऑफेंस होते हैं, चोरी, कत्ल, डकैती वगैरह। और ये सेक्शन यही कहता है कि पुलिस वो खुद ही कार्रवाई कर सकती है, मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है और एविडेंस इकट्ठे कर सकती है, शवाहिद इकट्ठे कर सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर किसी इलाके में कत्ल हो जाता है तो पुलिस फ़ौरन मौके पर जाती है और एविडेंस कलेक्ट करती है, और किसी पे भी शक अगर होता है उसको उन एविडेंस की कलेक्शन पे कि ये शख्स जो है वो कातिल हो सकता है, तो बगैर किसी भी मजिस्ट्रेट की इजाज़त के वो उसको गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह सेक्शन 157 जो है वो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन बताता है कि जब पुलिस को किसी जो है कोग्निजेबल ऑफेंस की इतला मिल गई तो फिर क्या होता है, तो उसके बाद रिपोर्ट जो होती है ना वो मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है। जो एसएचओ साहब होते हैं ना वो रिपोर्ट कर देते हैं कि जी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात समझनी है कि मैंने भी तो कहा था कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, वो तो जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो एक पैगाम भेज देते हैं जी कि ये एक ऑफेंस हुआ है, कोग्निजेबल है, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, आपको इतला कर रहे हैं। लेकिन इसका मकसद ये होता है कि मामला को जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना, पुलिस अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी शो करती है कि हम जो है इसके लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, लेकिन अगर जुर्म मामूली या झूठा हो तो वो तफ्तीश नहीं करती पुलिस, उसके लिए इजाज़त चाहिए होती है मजिस्ट्रेट की। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने
कहा कि उसके पड़ोसी ने उसे सिर्फ बुरा भला कहा है, तो इसका इतना संगीन जुर्म तो है नहीं कि पुलिस जाए और जाके वहाँ पे तफ्तीश शुरू कर दे। जनरल छोटी सी बात। अच्छा दोस्तों, आगे मूव करते हैं। सेक्शन 158 रिपोर्ट टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस की जो वो रिपोर्ट है 157 के तहत जो है वो अगर हुकूमत हिदायत दे तो वो आला अफसर के ज़रिए मजिस्ट्रेट को भेजती है और वो अफसर अपने तहरीरी हिदायत में ये इसको शामिल करता है। इसको आसान तरीके से इस समझते हैं कि SHO अपने SP को देता है कि चोरी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज हुई है और अपनी हदायत लिखकर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज देता है। तो ये वही 157 की अक्सी कर रहा है ये सेक्शन भी। देन सेक्शन 159 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास जब रिपोर्ट चली जाती है तो वो मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो पुलिस को मज़ीद तफ्तीश का हुक्म दे, जो कि उन्होंने इंक्वायरी की है इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर। चाहे तो वो कह सकते हैं जी अभी यहाँ पे आपका लैक है इन्वेस्टिगेशन भी, इसको कवर करो। मिसाल के तौर पर अगर पुलिस की रिपोर्ट कमज़ोर हो तो मजिस्ट्रेट दोबारा तफ्तीश का हुक्म दे सकता है या खुद गवाहों से पूछ सकता है। देन सेक्शन 160 अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पुलिस किसी भी शख्स को जो जुर्म से मुतल्लिक यानी कि ताल्लुक़ रखता हो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको बुला सकती है, उससे तफ्तीश के लिए उसे बुला सकती है। लेकिन याद रहे कि इमारत की जो कानून है सेक्शन 160 इसका एक और पहलू है कि किसी भी औरत को थाने नहीं बुलाया जाएगा बल्कि पुलिस उसके घर जाकर बयान जो है वो लेगी। ये एक प्ली है जो कि कानून ने जो है वो औरत की प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई है जी। मिसाल के तौर पर अगर एक खातून है जिसने डकैती देखी है, वारदात देखी है, तो पुलिस उसके घर जाकर उससे उसका बयान ले लेगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का अगला जो प्रोसेस आता है वो कहता है जी सेक्शन 161 क्या बताता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, यानी कि पुलिस किसी भी गवाह से ज़ुबानी सवाल पूछ सकती है। गवाह जो है उसको सच बोलना होता है मगर वो ऐसे सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकता है जो खुद को मुलविस कर दे। यानी कि पुलिस अगर किसी से सवाल पूछ रही है, ठीक है, विटनेस है उस वाक़े का, तो वो उसको वाक़या बताएगा, सच बताएगा। लेकिन ये कानून ने एक जो है वो सहारा दिया है किसी भी शख्स को, यानी कि उसकी एक प्राइवेसी मैटर है ना, आप उससे पूछ रहे हैं, वो बता रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से वो खुद भी इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि उस पर जो है वो झूठा मामला बन सकता है, तो ऐसे वाक़े से अगर वो चाहे तो वो उसका जवाब नहीं दे सकता, ठीक है, यानी कि वो खामोश हो जाएगा उस बारे में। तो बयान जो है वो तहरीरी लिखा जाता है फिर, मगर उस पर गवाह के दस्तखत नहीं होते, ये लाजमी नहीं होता। पुलिस ज़रूर लिख लेती है कि ये गवाह ने ये बात की है, लेकिन उस पर लाजमी नहीं है कि उन गवाहान के जो है वो दस्तखत भी लिए जाएँ। दैन सेक्शन 162 यूज़ ऑफ स्टेटमेंट्स टू पुलिस, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या कहता है जी कि पुलिस के सामने दिया गया बयान अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये याद रखना है आपने कि पुलिस के सामने दिया गया बयान अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता सिवाय उसके कि अगर अदालत में कोई अपना बयान दे और पलट जाए। अदालत के सामने किसी ने बयान दिया और वो पलट गया, तो अदालत के सामने पलटने का मकसद ये कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी पकड़ दकर होगी। लेकिन अगर किसी ने पुलिस के सामने बयान दिया है और अदालत में आके वो मुकर रहा है उस बात से, तो वो उस चीज़ को जो है वो सपोर्ट कर दिया जाएगा कि हो सकता है पुलिस ने जबर ना किया हो, तो इसके लिए उसने ना दिया हो बयान उसके डर से। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो स्टेटमेंट्स पुलिस के अंदर दी जाती है ना, वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर पेश नहीं आती अदालत में। देन सेक्शन 163 ये हमें बताता है जी कि नो इंड्यूसमेंट और थ्रेट और प्रोमिस, यानी कि पुलिस किसी भी शख्स के ऊपर ज़बरदस्ती, धमकी या लालच देकर बयान नहीं ले सकती। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो इतराफ़ जो है वो नाकाबिले कबूल होगा। जो ऊपर बात की गई है ये भी सेक्शन उसी की अक्सी कर रहा है। दैन सेक्शन 164 कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट। हाँ, अब ये चीज़ समझ लें, अगर मुलजिम जो है वो जिस पर इल्ज़ाम है अभी साबित नहीं हुआ, अगर मुलजिम इकरार जुर्म करना चाहे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने कर सकता है, ना कि पुलिस के सामने, ठीक है। लेकिन मजिस्ट्रेट पहले ये यकीन करता है कि इतराफ़ जो है वो रज़ाकाराना तौर पर हो, यानी कि उसकी अपनी कॉन्सेंट हो, उस पर वो किसी का दबाव ना हो, ये मजिस्ट्रेट पहले क्लियर करता है। फिर वक्त देता है कि अब तुम सोच लो इस बारे में, और फिर आखिरी बयान में जो है वो दस्तखत कराए जाते हैं। तो ये सेक्शन ये बताता है कि कन्फेशन अगर किया जाएगा, कोई करता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा। देन सेक्शन 165 इसमें सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि सबूत ज़ाया हो सकता है तो वो बगैर वारंट के तलाशी भी ले सकता है, लेकिन वजूहात लिख कर मजिस्ट्रेट को इतला भी देगा कि मैंने जी आपके वारंट्स के बगैर तलाशी ली किसी जगह के, उसकी वजह ये थी कि अगर मैं ना जाता तो सबूत मिटा दिए जाते। तो ये ले तो सकता है तलाशी, ठीक है, अगर उसको ये लगता है, लेकिन उसको बताना भी पड़ेगा, इतला भी देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को। दैन सेक्शन 166 ये कहता है जी, यानी कि हेल्प फ्रॉम अदर पुलिस स्टेशन, अगर किसी केस में दूसरे थाने के इलाके से मुतल्लिक कोई मदद चाहिए हो तो SHO उसको दूसरे थाने को इन्वॉल्व कर सकता है।
इसी तरह सेक्शन 167 इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, यानी कि पुलिस को जो है वो गिरफ्तार शख्स को 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। और अगर तफ्तीश मुकम्मल ना हो तो वो मजिस्ट्रेट से 15 दिन का मजीद रिमांड भी ले सकता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को पेश तो करना होता है, ये तो ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो उसने और कुछ इस शख्स से इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो अदालत में दरख्वास्त देगा कि जनाब मुझे 15 दिन की या कुछ दिनों की, जिस तरह अदालत बेहतर समझती है तो उसको रिमांड देते हैं। रिमांड का मतलब वक्त मिल जाता है ना कि आप उस बंदे से पूछ कुछ कर सके, पर रिमांड का मतलब कानून में कतन ये नहीं है जो हमारे यहाँ पे गलत फहमी है कि रिमांड का मतलब है कि उसको पकड़ के अच्छी उसकी ठुकाई की जाए, उसको मारा जाए, ये गैर कानूनी है, ठीक है। रिमांड का मतलब है उससे इंक्वायरी करते हैं, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछती है कि जी जो मामला हैं, लेकिन आप उसको जो है वो फिज़िकली जो है वो हर्ट नहीं कर सकते। खैर, सेक्शन 168 रिपोर्ट बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर, यानी कि अगर तफ्तीश किसी मातहत ऑफिसर ने की हो, ठीक है, तो वो अपने बड़े अफसर को उसकी रिपोर्ट देगा। मिसाल के तौर पे कोई छोटा अफसर है, उसने तफ्तीश की है तो उसके जो ऊपर है SHO, वो उसको अपनी रिपोर्ट भेजेगा, छोटा अफसर जो है। उसके बाद सेक्शन 169 ये कहता है रिलीज़ व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट, यानी कि अगर शवाहिद नाकाफ़ी हैं तो मुलजिम को ज़मानत पे रहा कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसे अदालत में तलब किया जा सकता है बाद में, ये भी बात आपने याद रखनी है। और इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 170 क्या कहता है व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, यानी कि अगर शवाहिद काफ़ी हों तो पुलिस मुलजिम को अदालत में भेज देती है और केस का मुकम्मल रिकॉर्ड और गवाहों की फहरिस्त भी इसमें शामिल की जाती है। इसी तरह दोस्तों सेक्शन 171 जो है वो बताता है कि कंप्लेनेंट और एंड विटनेस टू बी बाउंड ओवर, यानी कि अगर कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत दायर की है और जो विटनेसेस हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड किया है, पुलिस उनसे जो है वो क्या करती है एक बॉन्ड ले लेती है, यानी कि मचलके के लिए उनको लिख लेती है। मतलब कहने का ये मचलके से मुराद कि वो उन दोनों के नाम लिख लेती है, विटनेसेस के भी और कंप्लेनेंट के भी, कि अगर आप अदालत में पेश नहीं होंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि एक इस किस्म का प्रॉमिस लिखवा लेते हैं तहरीरी तौर पर और उनके साइन वगैरह हो जाते होंगे उस पर। तो ये बेसिकली ये एक है जी बॉन्ड ओवर का मकसद, कि ताकि जो ये ना पुलिस चली जाए अदालत में, तो बाद में कंप्लेनेंट भी गायब हो जाए, पीछे तो विटनेस भी गायब हो जाए, तो वो वहीं पर रह जाएँ। तो इस चीज़ की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए कि शिकायत कुंदा और गवाह जो है वो मौजूद हों तो वो उनके ऊपर एक बॉन्ड फिक्स कर दिया जाता है। देन सेक्शन 172 ये पुलिस डायरी के मुतालिक है जी, कि पुलिस रोज़ाना एक डायरी बनाती है जिसमें लिखा जाता है कि कोई भी इतला कब मिली है, क्या कार्रवाई हुई है, किसने बयान किया है। तो ये अदालत में बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ये बताती है कि तफ्तीश का अमल कैसे हुआ है। और लास्ट में जी सेक्शन 173 है जो फुल एंड फाइनल है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट चलान है, कि जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है जी तो पुलिस अपना जो है वो एक रिपोर्ट बनाती है जिसे चलान कहा जाता है, और उसमें शामिल होता है कि फ़रीक़ैन कौन से हैं, जो उनकी नीयत क्या है, गवाहों की फहरिस्त क्या है, मुलजिमान को जो है वो भेजा गया, कहाँ रखा गया है। तो ये बेसिकली था सारा इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक। और इन्वेस्टिगेशन कौन सी जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यानी कि FIR रिपोर्ट के इंदराज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज डिटेल में सेक्शंस के तहत पढ़ लिया है, यानी कि 156 to 173 ऑफ CRPC। दोस्तों इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और इससे मुतालिक एक शॉर्ट फिल्म हमने इस अपने चैनल पे अपलोड की है, CRPC शॉर्ट फिल्म्स के नाम से, उस पर इन्वेस्टिगेशन की फ़िल्म भी है, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको बखूबी तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन बेसिकली है क्या।